एक सर्वे आया है। सर्वे में ये बताया गया है राहुल भाई कि बेस्ट सीएम कौन है, बेस्ट पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी का असल उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, आज चुनाव हो गए तो कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। तो दर्शकों, हुआ ये है कि एक मीडिया हाउस ने ये सवाल पूछा लोगों से कि नरेंद्र मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। उस पर करीब करीब 26% लोगों ने यह कहा कि अमित शाह उत्तराधिकारी होने चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि अमित शाह के बाद वो नाम है जो नाम आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ। 25.3% लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी होने चाहिए। राहुल भाई, आगे भी नंबर हम बताएंगे, उन पर भी बात करेंगे, ये वाले नंबर पे बात करिए। मुझे तो लगता था योगी आदित्यनाथ को सरपास कर जाना चाहिए था अमित शाह जी को। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है तो ऐसा लगता है कि भाई सबसे ज्यादा अगर पीएम मोदी के बाद में किसी को लोग देखना चाहते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। लेकिन बीते कुछ चुनावों में हमने देखा कि जिस तरीके से वो जो मोदी और शाह की जोड़ी जो कहा जाता है उसने कमबैक जो किया है वो मद्देनजर रखता है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो जम्मू और कश्मीर का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, उसके बाद में हमने दिल्ली का चुनाव देखा। दिल्ली के चुनाव में जो जिम्मेदारी ली हुई थी बिल्कुल अमित शाह ने नाक का सवाल बनाया। बिल्कुल अमित शाह ने, देखिए जिस तरीके से संकल्प पत्र जब अपना तीसरा संकल्प पत्र उन्होंने घोषित किया तो वो खुद अमित शाह ने घोषित किया था और वो पहले दिन से कह रहे थे कि हम सरकार बना रहे हैं। इससे पहले एक बड़ी बात यह है, महाराष्ट्र के चुनाव में देखिए, चुनाव के बाद जो खबरें चली वो ये कि भाई बीजेपी कैसे जीत गई या फिर एनडीए की सरकार कैसे बन गई, वो भी इतने बड़े बहुमत के साथ। अभी तक राहुल गांधी कह रहे हैं नंबर दे दो, नंबर निकाल दो, इतने बड़े बहुमत के साथ। उसमें यह बड़ा कारण था कि लोकसभा चुनाव में लुटिया डूब गई थी बीजेपी की और एनडीए के घटक दलों की भी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरीके से अमित शाह ने जाकर के वहां पर जो भाषण दिया, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद से एक नई ऊर्जा के साथ में वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि भाई देखिए, अगर हमारा जो लीडर है, मुखिया एक तरीके से कह लीजिए, चाणक्य कहा जाता है, पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जरूर, लेकिन चाणक्य वही है, दिखते अमित शाह हैं जो पार्टी को लीड करते हैं, जो चलाते हैं। अब देखिए, एक और बड़ी बात उस जो बैठक में निकल के सामने आई थी प्रकाश भाई, वो ये थी कि जब वो अपने भाषण से पहले जो उनकी बैठक थी उसमें जब सुझाव मांग रहे थे कार्यकर्ताओं से, ये दिल्ली की बात आपको, ये मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने ये पूछा कि भाई देखिए, शरद पवार को चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र का, और देखा कि लोकसभा चुनाव में भाई उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही, तो क्या करें, उनको अटैक करें कि ना करें। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई साहब सीधा डायरेक्टली आप अटैक मत कीजिए, थोड़ा आराम से सोच समझ कर कीजिएगा। लेकिन जब अपना भाषण दिया अमित शाह ने तो एकदम से अटैक सीधा शरद पवार के ऊपर। तब वहां के कार्यकर्ताओं को लगा कि देखिए, जब हमारा चाणक्य इस तरीके से अगर वो खुलेआम एग्रेसिवली बोल सकता है, वो नहीं रुक रहा है, तो हमें क्यों रुकना है। तो अपने कार्यकर्ताओं में, अपनी पार्टी के संगठन में मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं अमित शाह। हमने एक दिन पहले और बातचीत की थी, जब छत्तीसगढ़ का चुनाव था तो कोई नहीं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ का चुनाव बीजेपी जीत जाएगी, लोग मान के चल रहे थे डूबा हुआ चुनाव है, कांग्रेस जीत रही है। लेकिन चुनाव से पहले जब कार्यकर्ताओं के साथ में संगठन की बैठक की अमित शाह ने, तो उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब मेहनत करने का कोई फायदा है नहीं, चुनाव हम हार रहे हैं। अमित शाह ने कहा आप मेहनत कीजिए, चुनाव जीत रहे हैं आप, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ चुनाव जीतेंगे। परिणाम हमने देखे। तो अमित शाह का जो काम करने का तरीका है, अगर मोदी इतने बड़े नेता बने हैं तो उसमें देखिए निश्चित तौर पर अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए भाई, लोग बड़ा उदाहरण देते हैं इस राजनीतिक जोड़ी को लेकर कि भाई राम जी जितने महान थे, राम जी जितने कर्तव्यनिष्ठ राजा थे, उतने ही महान भक्त थे हनुमान। तो राम की जब बात होगी तो हनुमान की बात न हो, ऐसा होता नहीं। राहुल भाई, दूसरा नाम पे मैं आ रहा हूँ। अमित शाह जी केंद्रीय राजनीति में है, ऑब्वियस है, लंबे समय से केंद्र की राजनीति में नंबर 2 भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक राज्य का मुख्यमंत्री, उसको लोग देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वो भी जो नंबर 2 है उनसे बहुत अंतर नहीं है। इस पर जरा, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद 2017 के बाद से जिस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बनी है, जो सुशासन की जो बात कही जाती है, रामराज की जो बात की जाती है, वो लोगों ने देखा है कि भाई योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपने सूबे को चला रहे हैं।
वो एक मॉडल केवल उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, जो आसपास के राज्य हैं वहां भी उनकी चर्चा की जाती है, उनकी बात की जाती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक बात है कि अगर पीएम के बाद, पीएम मोदी के बाद किसी का चेहरा सामने होगा तो वो योगी आदित्यनाथ का ही होगा। लेकिन देखिए, ये पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है और उनसे भी बहुत बड़े बड़े सीनियर नेता हैं जो कि लाइन में हैं। वो भले ही राजनाथ सिंह हो, वो भले ही नितिन गडकरी हो, वो भले ही शिवराज सिंह चौहान हो, लंबे समय से राजनीति में है। लंबे समय से राजनीति में योगी आदित्यनाथ भी हैं भाई, 5 बार के नहीं, सांसद। वही मैं कह रहा हूँ, तमाम नेता है, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, शिवराज सिंह चौहान भी 3-4 बार के मुख्यमंत्री रहे मध्य जी। प्रदेश के। उन सभी नामों के ऊपर योगी आदित्यनाथ का नाम सीधा बिल्कुल अमित शाह के ठीक बगल में। 26% लोग कह रहे हैं अमित शाह, लगभग 25.3% 1.5% का फर्क है, वो 26.8 यहाँ 25.3 है। 25% के आसपास लोग कह हाँ। रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जो प्रशासन का तौर तरीका है, 27 में जीत जाएंगे अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव, तो ये तो सर्वे भी सर पास कर जाएगा। बिल्कुल कर जाएगा। और यही तो जो जनता जनार्दन होती है वो ये देखती है कि भाई किस तरीके से काम किया जा रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ ने एक मॉडल पेश किया है जिसकी तारीफ लोग करते हैं, वो तारीफ का ही ये रुझान है जो हम देख रहे हैं कि लोग उत्तराधिकारी अगर किसी को मान रहे हैं पीएम मोदी का, तो वो अमित शाह के बाद में योगी आदित्यनाथ हैं और अंतर ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक बहुत कह रहे कम अंतर है। हैं। राहुल भाई, अगला सवाल ये है, आज चुनाव हो गए तो कौन सी पार्टी को बहुमत मिलेगा? उसमें अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा और वो सीटें होंगी 281, बहुमत के आंकड़े से पार। दूसरी तरफ वही लोग ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें 99 से घटकर 78 तक आ सकती है। तो ये तो कांग्रेस अभी तक ये कह रही थी कि भाई सरकार में नहीं है लेकिन सिस्टम हमारा है, और शैडो पीएम बने घूम रहे थे राहुल गांधी। तो ये जो चुनावी माहौल पिछले 8 महीने में इतना बदल गया कि अब अगर आज चुनाव हो तो बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार बना ले जाएगी, एनडीए 300 के पार चला जाएगा। उसमें सीधी सीधी बात यह है, 240 सीटों से 281 अगर आज चुनाव होते हैं तो 41 सीटों का फायदा हो रहा है, क्योंकि और केवल 7-8 महीनों के भीतर, क्योंकि वो जो लोकसभा का चुनाव क्या था, मतलब प्रकाश ऐसा भाई, मुझे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में बीजेपी गेन कर जाएगी, यही बात है? बिल्कुल गेन कर जाएगी। नुकसान जो हुआ वो यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में हुआ, हमने ये देखा। और कारण उसका क्या था? एक तो आरक्षण संविधान का मुद्दा, वो चला लोकसभा के चुनाव में, जो झूठ एक फैलाया गया विपक्ष के द्वारा, लोगों के दिमाग में वो चीजें बैठ गई। लेकिन उसके बाद के विधानसभा चुनाव में हमने देखा, महाराष्ट्र हमने देख लिया, हरियाणा हमने देख लिया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें हमने देख लिया, वो झूठ नहीं चल पाया। झूठ बार-बार नहीं खरीदते काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। यही बात जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि एक तो उसमें सबसे बड़ा हाथ था वो संविधान आरक्षण का, उसमें अगर कांग्रेस 54 से 99 पर चली गई तो ये एक बड़ा कारण था। और अब ये जो सर्वे कह रहा है कि 240 से अगर बीजेपी 281 तक पहुंच सकती है, उसमें पहला कारण तो जो मैंने बताया ये हो गया। और दूसरा कारण ये है कि जो ये बातें जो चल रही थी कि भाई देखिए मोदी का अब मोदी शाह खत्म हो गए, मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई, मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई, मोदी का जादू बचा नहीं। हाँ, अब वो मैजिक नहीं है, कुछ नहीं बचा उनके पास में। तो वो ये बात ये दर्शाती है कि मोदी का जो जादू है वो लोगों पर अब भी इतना का इतना ही है। अब भी लोग तमाम झूठ, तमाम प्रपंच, तमाम षड्यंत्रों के बाद वो पार्टी 240 रही। सालों से 240 कांग्रेस जीती नहीं है, कांग्रेस जीती नहीं है राहुल भाई लोकसभा में। अगला सवाल ये है राहुल भाई कि देश का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन रहा? हाँ। 50% लोग नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं, 13% के आसपास मनमोहन सिंह का नाम। यही वो कारण है। देखिए मनमोहन सिंह भी 10 साल तक सरकार में रहे, भाई सरकार उनकी रही, उन्हीं की रही, वही प्रधानमंत्री थे, वही प्रधानमंत्री थे। हम भले तो ही यही कहा जान जाए रहे कि सोनिया गांधी पीछे से सरकार चला रही थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री का पद है उस पर तो मनमोहन सिंह वही थे। थे। नो डाउट। इसके बाद में 10 ही साल पीएम मोदी का हुए हैं, ये उनकी तीसरी योजना है, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। और अभी भी किसी सर्वे में अगर 50% लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है विपक्ष तो फिर विपक्ष के पास कोई रास्ता है नहीं। सीधी सीधी सी बात यह है कि 2029 का जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, उसमें चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। तो मोदी होंगे। विपक्ष ने तो वो बात कह दी ना, संविधान खत्म हो जाएगा, जातीय आरक्षण, ये वो जो करना था, मोदी हिटलर है, मोदी चुनाव नहीं होने देंगे। 7 महीने 8 तो महीने कर लिया। 7 महीने 8 महीने 29 में क्या करेंगे? 7 महीने 8 महीने हो गए ना चुनाव जीते हुए। 29 में क्या करेंगे? राहुल गांधी क्या कहेंगे? कुछ नया मुद्दा लेकर के आएंगे। ये वाला तो बेस्ट था इनका ऑप्शन। हाँ। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। चुनाव नहीं होगा, मोदी लोकतंत्र खत्म कर देगा, मोदी हिटलर है।
इससे आगे क्या हो सकता है? ये तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम था। इससे आगे हो सकता है क्या कि वो देख लिया ना हमने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, ठीक है भाई लोकतंत्र है, लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने क्या संदेश दिया, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो शरद पवार गुट हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे गुट हो क्या शिवसेना बाकी का, दल मिलकर कांग्रेस चाहे का वो बाइकआउट कर देंगे? राजद हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की, इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी खुद को सपोर्ट अखिलेश यादव कीजिए। जी खुद कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस का समन्वय कितना है विपक्षी पार्टियों के साथ में, घटक दलों के साथ में। कितना बढ़िया ये लोग गठबंधन चलाते हैं। कथित जो इंडिया गठबंधन है वो गठबंधन कितना कारगर है, लोग क्या सोच रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो जम्मू और कश्मीर के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो क्या कह रहे हैं। राहुल भाई वो तो काउंटिंग भी पूरी नहीं हुई थी दिल्ली की, उन्होंने कह दिया आपस में लड़ते रहो। किसके लिए कहा सब जान रहे हैं, किसके लिए कहा सब जान रहे हैं। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि ये तो तमाम सर्वे लगातार आ रही हैं, तो जो इम्पैक्ट बीजेपी को दिखा था लोकसभा चुनाव में, जो नुकसान हुआ था, ये सर्वे ये बता रहा है कि बीजेपी वहां से तो आगे निकल गई है। विपक्ष कैसे रोकेगा इस विजय यात्रा अभी तो देखिए 7-8 महीने हुए हैं, चुनाव खत्म हुए। अभी मेरा ये अनुमान है जैसे जैसे और समय बढ़ेगा, जब 2029 के चुनाव से पहले जो सर्वे आएंगे, जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के बाद में जो नीति सरकार की है, जो नियत सरकार की है, तो ये जो 281 सीटें हमारे हैं, सीनियर हैं वो ये कह रहे थे जब बजट पास हुआ अभी, तो उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि सर देखो ये तो 7 लाख को सीधा 12 लाख कर दिया इन्होंने, टैक्स फ्री हो गया इतना बड़ा वर्ग। तो कह रहे हैं कि यार इन्होंने तो आखिरी साल का बजट अभी पेश कर दिया है पहले ही साल में, आखिरी साल में क्या करेंगे जब चुनाव में जाएंगे। तो ये बड़ी बात है कि एक सरकार जो अपने पहले कार्यकाल में पहले साल में है वो सीधे 12 लाख 7 को 12 लाख कर दे रही है। सामने वाला हैरान है। लोग 10 लाख कह रहे थे कि मिडिल क्लास को आप थोड़ी राहत दीजिए, 10 लाख कर दीजिए, वो 12 हो गया। तो मतलब लोग ऐसे भी सोच रहे हैं। और ये चुनाव जो दिल्ली का चुनाव जीता है बीजेपी ने, सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो यही है कि जो 12 लाख की जो सीमा हो गई इनकम टैक्स में, वो ये सबसे बड़ी बात है। जो मध्यम वर्ग का परिवार के जो लोग हैं वो अपने घरों से निकले हैं, वोट डाला है उन्होंने बीजेपी को, माना जाता है वो बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन क्या रहा कि पिछले चुनावों में, क्योंकि देखिए ये फ्रीबीज वाली जो राजनीति है, देखिए वो जन कल्याणकारी योजना, आप तो खुद मोदी हो चाहे अमित शाह, उन्होंने कह निराश रहा कि भाई हम टैक्स दे रहे हैं, आप सबको फ्री में दे रहे हो, हमारा टैक्स पे कुछ सोच नहीं रहे हो, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वो उस वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। और जो राहत जो मिली है मध्यम वर्ग परिवार को, उसने बढ़ चढ़कर इस बार वोट किया है और वोट किया है बीजेपी को। यही वो कारण है कि बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में वापसी कर पाई है। और देखिए प्रकाश भाई, अगर 27 साल बाद कोई पार्टी वापसी कर रही है, ये बहुत बड़ा संकेत है। और ऐसी पार्टी को हरा करके आई है जो 10, 11, 12 साल से लगातार जीतती आ रही है, जो हर चुनाव में 50% से ऊपर वोट लेकर के आ रही है। नो डाउट, बड़ी बात कह रहे हो आप। तो दरअसल ये है कि सर्वे आया है, देश में जगह जगह तमाम राज्यों के चुनाव भी हो रहे हैं, तमाम चुनाव नतीजों को भी आपने देखा। उन नतीजों के बाद उस सर्वे के द्वारा जो है आम जनता का, वोटर का मुंह टटोलने की कोशिश की गई। और उस मतलब जो सर्वे है उसमें मिजाज जनता का ये सामने आ गया है कि भाई नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी 2024 वाली 240 सीटों वाली जो कथित एक तरह से हार थी, जो बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर उदासी दिख रही थी, वो कहानी वहां से आगे बढ़ चली है। और ये संभव है कि बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है कि बीजेपी जब जब बड़ी हार के करीब होती है या थोड़ी सी लड़खड़ाती है, तो वो फिर ऐसे उठती है कि उसको रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है।